गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जेई एडवांस की सीरीज चल रही है, डेली वीडियो डाल रहा हूं। आज उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 10 ले रहा हूं, जिसमें 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का। क्या कह रहा है? द थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ टू मटेरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 एज सोन इन फिगर। यहाँ पे n1 की, ये n1 है और ये n2 है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्फेरिकल सरफेस आर इक्वल। फोकल लेंथ f इज द फोकल लेंथ व्हेन n1 इक्वल टू n2। पहला केस दिया है n1 बराबर n2, ये बराबर n है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू f है, ठीक है। अब दूसरा केस बोला कि the focal length f plus delta f when n1 becomes n है और n2 becomes n plus delta n अगर हो जाता है तो फोकल लेंथ f plus delta f हो जाती है। assuming n minus 1 greater than delta n and n equal to n greater than 1 and less than 2। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला, if delta n by n less than 0 then delta f by f greater than 0। For n equal to 1.5 delta n 10 to power minus 3 then focal length and focal length 20 centimeter, the mod delta f will be 0.02 centimeter। और तीसरा ऑप्शन डेल्टा f by f लेस देन डेल्टा n by n, ये मॉडुलस में दिया है। और ये फोर्थ ऑप्शन दिया है। तो हमें ये कैसे करना है? पहली बात तो ये कन्फर्म है कि ये ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में अगर हम फोकल लेंथ का फार्मूला याद हो, n-1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और इसका भी R है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दिया है, तो फोकल लेंथ अगर हम इस वाले लेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स, दो लेंस में ब्रेक कर सकते हैं इसको। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है और इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे R1 की तो वैल्यू हम R लेंगे, तो n माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। तो ये आपके पास लेट सपोज f1 इस वाले फोकस लेंस की आ गई। अब इसका भी देख लेंगे, तो ये वैल्यू 1 बाई f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1 बाई R1 इस वाले लेंस का अगर हम देखें तो मुझे पता है R1 की वैल्यू इन्फिनिटी है, माइनस 1 बाई माइनस R। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। ये f इक्विवेलेंट क्या दिया है? 1 बाई f के बराबर दिया है। 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 बराबर 1 बाई, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर ये दोनों जोड़ दें, 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ R अपान 2 इंटू n माइनस 1। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। या तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बाई f को 1 बना दो। अब दूसरे केस में क्या बोला? दूसरे केस में बोला है द फोकल लेंथ ऑफ f प्लस डेल्टा f हो जाती है जब n1 की वैल्यू n ही रहे और n2 बिकम्स क्या हो जाए? n प्लस डेल्टा n। चले वो भी केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 बाई f1 तो वही रहा, f1 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसका n1 की वैल्यू n ही है और सब कुछ यही है। तो ये 1 बाई f1 क्या आ जाएगा? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R ही आएगा। सेकेंड केस में चेंज हो गया, तो 1 बाई f1 तो ठीक, और 1 बाई f2 जो है वो चेंज हो गया, ठीक। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी? n के जगह वैल्यू कितना? n प्लस डेल्टा n माइनस 1 बाई R, ये भी हो गया सिंपल। अब इन दोनों को जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है f प्लस डेल्टा f है, जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 2n माइनस 2 प्लस डेल्टा n, 2n माइनस 2 प्लस डेल्टा n आ जाएगी डिवाइडेड बाई R। ये आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें f प्लस डेल्टा f में रिलेशन मिल जाएगा। फिर हम उससे कंक्लूड करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे रफ कर देते हैं, यहाँ पे रफ कर दूँ
सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, दोनों का जो रेशियो है, अगर इन दोनों को 1/2 डिवाइड कर दें, एफ प्लस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 करेंगे तो 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2n-2 प्लस डेल्टा n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ लिखा जा सकता है, 1 प्लस एफ डेल्टा एफ बाई एफ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ऐसे कर लेंगे 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2n-2 प्लस डेल्टा n। ऑलराइट, अब बात ये है कि यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे -1 कर देंगे तो एफ अपान डेल्टा एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास देखते हैं एफ की वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ याद रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करने पे 2n-2 यहाँ पे -2n-2 प्लस डेल्टा n डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n-2 प्लस डेल्टा n। तो देखें अगर माइनस अंदर करता हूँ तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2n कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचा माइनस डेल्टा n डिवाइडेड बाई 2n-2 प्लस डेल्टा n। तो ये डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू हुई। अब हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा तरीके से। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एफ बाई एफ की, इसको और ऐसे सिंप्लीफाई कर लें, डेल्टा एन बाई यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, n-1 प्लस डेल्टा n, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब ये बराबर किसके है डेल्टा एफ बाई एफ के। इसमें एक कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि n-1 ग्रेटर देन डेल्टा n, ये दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब n-1 की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर n-1 वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन ऑफ डेल्टा n तो इट कैन बी निगलेक्टेड ओवर हियर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू क्या आ गया माइनस डेल्टा n बाई 2 इंटू n-1 आ गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शंस, अगर देखते हैं सब तो हमारे पास क्या आया है डेल्टा एफ बाई एफ। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ये सेकंड दिया है, ये थर्ड दिया है और ये फोर्थ दिया है। तो डेल्टा एफ बाई एफ की जो वैल्यू आई है हमारे पास वहाँ से कितना आई है माइनस डेल्टा एन अपान 2 इंटू n-1, ये दिया है। अब इसमें पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि डेल्टा n बाई n लेस देन 0 हो तो डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन 0 होगा। देखें ये तो 1 से कम तो हो नहीं सकता, ये 1 से कम नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन दिया है कि n लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये 1 से कम नहीं हो सकता। और ये वैल्यू अगर ये 1 से कम नहीं हो सकता तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा तभी ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। अब इसको अगर निगेटिव होना पड़ेगा तो इसको निगेटिव अगर हम कर दूं तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म दिया है डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो अपना सही आंसर है। आते हैं पार्ट 2 में, क्या दिया है फॉर n इक्वल टू 1.5 डेल्टा n इक्वल टू 10⁻³ एंड f इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ मॉड डेल्टा f विल बी पॉजिटिव 0.02 सेंटीमीटर। तो हमें डेल्टा f चाहिए था, तो डेल्टा f की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा f इक्वल टू माइनस डेल्टा n इंटू एफ अपान 2 इंटू n-1। ऑलराइट, अब यहाँ पे f भी पता है आपको, डेल्टा n भी पता है, n भी पता है, सब कुछ पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या दिया है डेल्टा n क्या दिया है 10⁻³ इंटू f की वैल्यू कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-1, n की वैल्यू 1.5 1.5 - 1 मतलब 0.5, तो 0.5। तो अगर ये देखें तो आपके पास एग्जैक्टली वही आ रहा है 0.02, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला है मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या है ये वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी 0.02
डेल्टा एफ बाई एफ मॉडुलस लेस देन डेल्टा एन बाई एन। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो ये पता है कि डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू पता है। ठीक, क्या पता है डेल्टा एफ बाई एफ? डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा एन अपान 2 इंटू एन माइनस 1, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अब डेल्टा एन बाई एन यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एन से डिवाइड कर लेंगे, तो डेल्टा एन बाई एन यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखें एन माइनस 1 के बारे में बोला है कि एन माइनस 1 इट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एन, इट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एन। ठीक, ये दिया है एन माइनस 1 ग्रेटर देन डेल्टा एन, ये इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2n माइनस 2 ग्रेटर देन डेल्टा एन। तो ये कन्फर्म है कि 2n माइनस 2 ये वाला जो टर्म है, 2n माइनस 2 ये वाला जो टर्म है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, 2n माइनस 2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 2n माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके n माइनस 1 ग्रेटर देन डेल्टा एन लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ डेल्टा एन। तो अगर ये जब वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा अगर आपके पास है, इसका मतलब ये वैल्यू पक्का बड़ी होगी। अगर ये पक्का बड़ी होगी इसका मतलब डेल्टा एफ बाई एफ मस्ट बी ग्रेटर देन, और मॉडुलस लगाए चूँकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इट ग्रेटर देन डेल्टा एन बाई एन, तो अपना ऑप्शन ये सही है। जबकि हमें आंसर में ये दिया है मॉड डेल्टा एफ बाई एफ इट इज़ लेस देन दिया है, तो ऑप्शन थर्ड जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन फोर्थ की, क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ बोथ कॉन्वेक्स सरफेस रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको कॉनकेव सरफेस से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन अनचेंज रहेगा, ऐसा उसका कहना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास डेल्टा एफ बाई एफ आया था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे पास चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनिकेव सरफेस हो, ये दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई फंक्शन नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस वैल्यू इज दिस डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये है कि चाहे जो भी वैल्यू हो, चाहे ये वाला लेंस की बात करें चाहे ये वाले लेंस की बात करें, दोनों में हमारे पास डेल्टा एफ बाई एफ मॉड डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज रहेगा, उसमें कोई इसका जो वैल्यू है इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ए, बी एंड डी। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेईई नीट। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स का टॉप क्वेश्चन इसको मानता हूँ, और 2019 में ये क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस में। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जेईई एडवांस का ये भी एक क्वेश्चन है। बात करते हैं, दी 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेज are released from the inclined plane at the inclination दिया है 45 डिग्री at t equal to 0. Both the blocks are initially it was at rest. The coefficient of kinetic friction between block A and inclined plane is 0.2 while block B this is 0.3. Initially the block A is root 2 मीटर behind the block A. मतलब अगर यहाँ पे ये inclined surface है, ये वाला इंक्लाइंड सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के लिए अलग है, इसके लिए 0.2 है और इसके लिए 0.3 है। और एक बात बोला है, इनिशियली द ब्लॉक ए इज रूट 2 मीटर बिहाइंड द ब्लॉक बी। बोला ये व्हेन बिहाइंड द ब्लॉक बी, ठीक, व्हेन एंड वेयर देयर फ्रंट फेसेस विल कम इन अ सेम लाइन। ये कब ऐसा होगा कि जब ए और बी नीचे जब स्लाइड करेंगे तो कब और कितने समय बाद, कब और कहाँ,
ये दोनों ब्लॉक सेम लाइन पे होंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ए बॉडी पे। तो ए बॉडी पे अगर हम ए लिखें तो मुझे पता है कि एक तो जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा, जी साइन थीटा नीचे लगेगा, और थीटा की वैल्यू बता दिया है 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, ये फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन हो गया जो कि अपोजिट में लगेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या दिया है, जी साइन ऑफ 45 माइनस म्यू की वैल्यू इसका 0.2 इंटू जी कॉस 45 1/√2। तो वैल्यू कितनी आएगी, जी की वैल्यू 10 रख दें, 10 डिवाइडेड बाई 1/√2 माइनस 0.2 इंटू 10 डेट इज 2 इंटू 1/√2। सो ये 5√2, ये अगर देखें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो ये वैल्यू 5√2 हो जाएगा। तो ये 5√2 माइनस यहाँ भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 कैंसिल तो √2, 5√2 माइनस √2 तो वैल्यू कितनी 4√2। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। बी पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, डेट इज ए बी मान लें। तो यहाँ पे भी वही कंपोनेंट लगेगा, कौन कौन सा, एक तो जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस ऑफ 45। अब लेकिन एक यहाँ पे बात है, जी की म्यू की वैल्यू अलग है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक बी इज डिफरेंट। सो जी की वैल्यू जे इंटू 10 इंटू साइन 45 1/√2 माइनस म्यू की वैल्यू 0.3 दिया है इंटू जी की वैल्यू 10 कॉस 45। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2, ये तो मुझे पता ही है। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 इंटू √2/√2 और डिवाइडेड बाई √2 तो पहले से था ही। तो 3/2 मतलब 1.5, 5 माइनस 1.5 मतलब 3.5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपके पास ये एक्सेलरेशन हुआ, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ। अब बात ये आती है, जो कंडीशन दिया है उसको ध्यान से समझें। कंडीशन ये दिया है कि जब t बराबर 0 समय पे छोड़ा गया है तो जो b है, जो a है वो पीछे है, इट इज बिहाइंड दी b। इट मीन्स कि अगर हम जितना भी दूरी चलेगा b, a जो है √2 ज़्यादा चलेगा। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब कि जो दूरी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम देखें तो एस बी बराबर, एस बी जो भी चलेगा, ये ए है ये बी है, एस बी जो भी चलेगा तो √2 टाइम्स जो है एस बी इज इक्वल टू एस ए प्लस √2 टाइम्स ज़्यादा चलेगा। एस बी ज़्यादा नहीं चलेगा, एस ए ज़्यादा चलेगा, किससे, एस बी प्लस √2 ज़्यादा चलेगा। ये बेसिक कंडीशन है। अब एस ए बराबर दोनों इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर दोनों रेस्ट से चालू हो रहे हैं इसका मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो 0 हो गया, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर प्लस √2। ए पता है, ए बी पता है, दोनों वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 4√2 है इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी की वैल्यू डेट इज 7/2, 3.5 मतलब 7/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ से t की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू 2 सेकेंड मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो t यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, ऑलराइट। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। अब ये जो t आया है इतने समय बाद ये पक्का जो है दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि हमने एस ए और एस बी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब कहाँ मिलेंगे, कितना इससे दूरी a चल चुका होगा, तो एस ए बराबर आपको पता है क्या, एस ए बराबर हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ये पता है इतना दूरी चलेगा। अब ये जब मिलेंगे हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 4√2 आई है, 4√2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यहाँ से अगर देखें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, या तो ऐसे कर लें 1/2 4/√2, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√2 मीटर। 8/√2 मतलब यहाँ से ये जो है जब मिलेंगे तब ये कितनी दूरी चल चुका होगा, 8/√2 मीटर दूरी ज़्यादा चल चुका होगा। मतलब अगर b की हम बात करें 8/√2 माइनस √2 जो है वो b चल चुका होगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस में आया हुआ कुछ आया है, 2004 में आया है शायद, 2004 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से सॉल्व करना था। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेईई नीट। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री। यहाँ पे इसको टाइट स्ट्रिंग से बांधा गया है, ये लूज नहीं हो सकती, मतलब टी हमेशा इसमें टेंशन लगेगा ही लगेगा, टेंशन जीरो नहीं होगा। द मास ऑफ द 2 ब्लॉक्स आर m1 की वैल्यू 4 kg, m2 2 kg। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है अलग अलग है, इसमें फ्रिक्शन 0.75 का लग रहा है, इसमें 0.25 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज टॉट, ठीक है। द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे। एक तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, ये तो कन्फर्म है। इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, कितना F1 मान लेते हैं, और इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको मान लेते हैं F2, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, इसके अलावा क्या क्या लगेगा, इसका एक कंपोनेंट लगेगा जो कि नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स F1 की वैल्यू म्यू इंटू जी कॉस ऑफ 37 लगेगा। m म्यू इंटू एन होता है ना, तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेलरेशन आपके पास म्यू जी साइन थीटा था, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो मास की वैल्यू दिया है 4 इंटू जी की वैल्यू 0.75 इंटू 9 म्यू की वैल्यू पता है 9.8, कॉस 37 की वैल्यू बताया 0.8। तो ये तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब दूसरा क्या लग रहा है, इसका जो है ये तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और एक तो m इंटू जी साइन ऑफ थीटा लग रहा है जो कि नीचे लग रहा है, जो ये f लग रहा है F1 मान लेंगे। तो यहाँ पे एक F1 फोर्स लगेगा जो इसका कंपोनेंट आएगा, कैपिटल F1 मानेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी, m की वैल्यू 4 इंटू जी की वैल्यू 9.8, कॉस साइन थीटा की वैल्यू दिया है 0.6। तो यहाँ पे अगर हम एफ नेट बराबर एम ए लगें, कह रहा है कॉमन एक्सेलरेशन ए है। तो मुझे फार ब्लॉक ए अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टी लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है दैट इज ये वाला एम जी साइन थीटा वाला, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखेंगे टी प्लस F1 माइनस स्मॉल f1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे, आपको देखो F1 पता है, F पता है, मास पता है, ठीक। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन देखिए, एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसका एक कंपोनेंट आगे लगेगा, तो इसका मतलब तो यहाँ पे F2 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F2 की वैल्यू पता हो ही जाएगी। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज m इंटू जी, m2 इंटू जी साइन ऑफ थीटा। m2 की वैल्यू 2 kg दिया है, 2 इंटू 9.8 साइन थीटा की वैल्यू 0.6। तो ये आपके पास F2 आ जाएगा, ये F2 आ गया। और क्या फ्रिक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 2। क्या क्या लग रहा है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज m2 इंटू म्यू इंटू जी कॉस ऑफ थीटा। m2 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 kg, म्यू2 की वैल्यू 0.25 है, जी की वैल्यू 9.8 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है। तो यहाँ से F2 पता चल गया। तो आपके पास F2 पता है, कैपिटल F2 पता है, टेंशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो फार ब्लॉक बी के लिए अगर सेकेंड वाले के लिए एफ नेट लिखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, F2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए। कॉमन एक्सेलरेशन ए है,
तो दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। आपके पास देखो क्या क्या दिया है, F1 पता ही है, F1 की वैल्यू पता है, स्मॉल F1 पता है, फ्रिक्शनल फोर्स पता है, ये दोनों पता है, M1 पता है। तो T और A में एक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो T इज इक्वल टू 4A आ जाएगा, यहाँ से T इज इक्वल टू 4A आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करने के बाद आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या क्या पता है, F2 पता है, कैपिटल F2 पता है, टेंशन नहीं पता है, M2 पता है, A है। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास T और A मिल जाएगा। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 5.2 न्यूटन। तो ये आपके पास सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आया हुआ क्वेश्चन था जेई एडवांस का। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड बाय डिस्टेंस x इट एग्जर्ट अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बात कर रहा है, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। वेयर A and B आर कॉन्स्टेंट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाई L। मतलब अनस्ट्रेच्ड रबर एक है, अनस्ट्रेच्ड एक रबर बैंड है, ये अभी इनिशियल, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे है, आपने इसको बढ़ा करके L कर दिया। मतलब अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, इसका एलोंगेशन अगर ये एक्सटेंशन बात करें इन दी रबर तो एक्सटेंशन कितना, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L आपने एलोंगेट किया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे कि वर्क डन कैसे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो UF माइनस UI, या हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या लिखा जाएगा, वर्क डन इक्वल टू, देखें अगर हम एलोंगेशन करते हैं तो फोर्स इधर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा और एलोंगेशन इधर हो रहा है, मतलब वर्क डन इज पक्का निगेटिव होगा। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DR होता है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DR, F की वैल्यू पता है AX प्लस BX स्क्वायर इंटू DR वेक्टर मीन्स DXI कैप या DXI कैप प्लस DYJ कैप। ठीक, यहाँ पे F डॉट DR या तो अलग अलग कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, यहाँ पे x का फंक्शन है तो dx ही रहेगा। ठीक है, y का फंक्शन तो है नहीं, तो ax स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से लेके L तक रखेंगे। इसका bx क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, इसकी भी लिमिट 0 से L तक रखेंगे, क्योंकि एलोंगेशन कहाँ से, x की वैल्यू एलोंगेशन इन दी रबर कितना है, 0 से लेके L तक दिया है। ठीक है, यहाँ पे अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाई L, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर माइनस बाद में लगा देंगे, माइनस बाहर लिख लिया हूँ, यहाँ पे माइनस बाहर लगा देंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इंटू L स्क्वायर बाई 2, अगला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस B इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम वर्क डन, चूँकि वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर इसका मॉडुलस ले लें मैग्नीट्यूड से, अगर हम चूँकि यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ जितने भी दिए हैं सब मैग्नीट्यूड हैं, तो हमारे पास कौन सा, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है ना, यस, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देखें AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL क्यूब बाई 3, तो ऑप्शन सी जो है अपना सही हो जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ वर्क डन है, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो हमें मैग्नीट्यूड बताना था, तो ऑप्शन सी जो है अपना सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे 2014 में क्वेश्चन नंबर 5 से बात कर रहे हैं, जो कि एडवांस का क्वेश्चन है। कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ is vertical plane with OP 3 meter, this is O point, this is P point, this is 3 meter, and POQ that is 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along a rail P2Q with force of 18 Newton. यहाँ से एक रेल में ऐसे रेल बनी है, इस रेल में से खींचा जा रहा है विद द फोर्स ऑफ कितना,
फोर्स अप्लाइड कितना है 18 न्यूटन, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन, ऑलराइट। एज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉस, बता दिया कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू क्यू, यहाँ से अब खींचा गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताना है और इसका n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा n इंटू 100, तो n की वैल्यू बतानी है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानते हो? बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही होता है चेंज। अब यहाँ पे बात ये है कि ये स्टार्ट्स जो किया गया है, ये धीरे धीरे खींचना चालू किया गया है, मतलब ये स्टार्ट किया गया है रेस्ट से। अब वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज में कौन कौन से हैं? वर्क डन बाई जो अप्लाइड फोर्स है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स जो फोर्स से खींचा जा रहा है, और वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचा जा रहा है, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, ठीक, नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू के फाइनल। तो यहाँ पे देखें नॉन कंजर्वेटिव मतलब जैसे विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलराइट। और ये बता दिया गया है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड क्या है 18 न्यूटन है, इनटू ए फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल कितनी ये 3 है 4, तो ये वैल्यू कितनी है 5, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर आपने पढ़ा है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल इनिशियली इट वाज 0 मीन्स माइनस यू एफ लिखेंगे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो माइनस एम की वैल्यू कितनी दिया है, मास ऑफ दी 1 kg दिया है, एम जी की वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू हाइट कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, ये बराबर किसके, वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो 18 × 90, ये आ गया 90 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 न्यूटन सब कुछ ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, 50 बराबर के एफ आ गया, ये 50 इक्वल टू के एफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, एन की वैल्यू चाहिए था, तो एन बराबर क्या रख दूँ, ये बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रीचेज इज एन इंटू 10, मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू 5 हो गई। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडवांस के कंटेंट प्रॉपर चाहते हैं, आपकी बुक तो है ही साथ में, चाहे आप PYQ लगा रहे हैं तो PYQ जेईई एडवांस का ही इलस्ट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे, या जो अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं HC वर्मा के या फिर इरोडोप्स के, तो वहाँ से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपको जेईई एडवांस का कंटेंट चाहिए तो आपके लिए अच्छा चैनल होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।